हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस जब एक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं करते ऑल दी प्रॉपर्टीज, तो हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस स्ट्रक्चर आर ट्रीटेड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसकी जो प्रॉपर्टीज लिंकअप होगी आपको ऑर्गेनिक में भी दिखेगी, और जब मैं बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो उसको और थोड़ा सा रिलेट कर दूंगा आपके साथ। क्लियर? तो चलो आज मैं एक नई थ्योरी आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूं। दैट थ्योरी इज VSEPR थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी है बच्चों? वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लुइस और लैंगमियर जो था उसने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन भी दिए, लेकिन जो ज्योमेट्री है, समझना इस चीज को, जो ज्योमेट्री और शेप है किसी भी कंपाउंड्स का वो बता नहीं पाया था कि भैया जब कोई कंपाउंड है तो आपको पता है कोई भी कंपाउंड में मान लूँ भैया CO2 है, तो आपको पता है CO2 का नॉर्मली एक कोवैलेंट बॉन्ड बना के आप ऐसे दिखाते हो। तो आपको पता है इसमें भैया इसमें बोन पेयर हैं, ये सब क्या है? बोन पेयर हैं। तो ये जो बोन पेयर हैं, अगर मैं बात करूं O3 की, तो आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था O3 की इस तरीके से। देखो इसमें बोन पेयर भी थे, लोन पेयर भी थे ना बच्चों। तो ये जो बोन पेयर और लोन पेयर मिलके टोटल कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका अरेंजमेंट क्या होगा और वो किस तरीके से अरेंज रहेंगे, और किसी भी मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, उसको बताया था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने। इसको जो है कैसे डिफाइन किया गया उसको अच्छे से तरीके से समझो। सपोज कोई एटम है A, उसके चारों ओर बहुत सारे, माना कि इसके X है, X है, X है, ठीक है। अब इस सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन हो सकते हैं? ये देखो, बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पेयर, और माना कि इसमें एक लोन पेयर भी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बोन पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये जो बोन पेयर और लोन पेयर इस सेंट्रल एटम के चारों ओर हो, उसका अरेंजमेंट ऐसे हो जाए जहां पे इन जो बोन पेयर है, इन बोन पेयर और इन लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन हो वो क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। जब रिपल्सन मिनिमम हो जाता है तो एनर्जी भी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो आपको पता है स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों? मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए। और उस स्टेज पे जाके जो बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे पोजीशन पे चला जाता है जहां पे उसको एक फिक्स शेप मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं भैया CO3 2- का, तो मैं देखता हूं भैया इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया 2-, यानी अब जो रिपल्सन है ये इस जगह तक पहुंच चुका है कि फर्दर रिपल्सन पॉसिबल नहीं है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इतने दूर हो जाएंगे एक दूसरे से कि फर्दर रिपल्सन पॉसिबल ना हो। उस स्टेज पे जाके मॉलिक्यूल्स को परफेक्ट शेप और ज्योमेट्री मिल जाएगी। यही था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब पूछोगे रिपल्सन क्यों होता है, तो छोटी सी बात है, आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या? बोन पेयर और लोन पेयर। चलो, जितने भी बोन पेयर और लोन पेयर हैं सबके चार्ज तो सेम ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। अब अगर रिपल्सन होता चला जाए तो दूर जाएगा, तो एक ऐसे सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे फर्दर रिपल्सन पॉसिबल ना हो, उस स्टेज पे जाके किसी मॉलिक्यूल्स की फिक्स शेप और ज्योमेट्री मिलती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी मॉलिक्यूल्स और की शेप और ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन डिसाइड करता है? उनके बीच का रिपल्सन। यानी
अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है कि भैया जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। अब ये चीजें आपको बताता है कि भैया अगर मैं बात करूं बोन पेयर और लोन पेयर की, तो कितने टाइप के रिपल्सन होंगे। पहला रिपल्सन तो हो जाएगा बोन पेयर रिपल्सन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हो जाएगा बोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन, और उसके बाद हो जाएगा लोन पेयर रिपल्सन। यानी 3 तरीके के रिपल्सन आपको दिखेंगे किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पावरफुल होता है लोन पेयर, देन लोन पेयर बोन पेयर, और उसके बाद होता है बोन पेयर। याद रखना, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर, उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, याद रखना। और जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, एंगल उतना ही कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इस चीज को समझो, मैं लिखूं CH4। अच्छा, CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर नॉर्मली बना देता हूं, तो क्या कार्बन के चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है? नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं बॉन्ड बनाने में, यानी सारे बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर NH3 की बात करूं, तो हम NH3 का क्या देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। अब NH3 में एक लोन पेयर होने की वजह से डिस्टॉर्शन हो गया। जहां पे ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए थी NH3 की, आज क्या हो गई, पिरामिडल, यानी एंगल डिक्रीज कर गया। अब मैं बात करूं H2O की, तो मैंने H2O में देखता हूं भैया इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, जिसके चलते और एंगल कम हो जाता है। देखो, जब आगे मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा तो समझना, इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं तो ज्योमेट्री भी सेम होती है, बट लोन पेयर के होने की वजह से रिपल्सन डिफरेंट हो जाता है। इन डिफरेंट रिपल्सन होने की वजह से शेप बदल जाता है। पहला तो क्या दिखेगा, बसाड़ा बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहला दिखा टेट्राहेड्रल, तो दूसरा दिखा भैया पिरामिडल, और तीसरा देखो क्या दिखा, वी शेप। इसको क्या बोलते हैं, वी शेप या बेंट भी बोल दो। यानी जितना ज्यादा लोन पेयर, डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा, और लोन पेयर रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है बच्चों। यही है वेस्पर थ्योरी। अब देखो, अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर सारे जो एटम लगे, दूसरे एटम जो लगे हुए हैं वो सेम हो, तो आपको पता है रिपल्सन सेम होगा। जब रिपल्सन सेम होगा तो मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री, सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन अगर लोन पेयर हो और एटम्स अलग अलग हो, यहां तो मानो एटम्स अलग है लेकिन लोन पेयर है, तो लोन पेयर बोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर रोल पेयर का रिपल्सन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग। यानी डिस्टॉर्शन आएगा, यानी अनसिमेट्री आ जाएगी, यानी नॉन रेगुलर ज्योमेट्री इन दोनों में, इसमें रेगुलर आ जाती है, क्योंकि इसमें मेटल के चारों ओर, सेंट्रल एटम के चारों ओर सारे क्या हैं, सेम बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस चीज को याद है। कब रेगुलर ज्योमेट्री होगी, कब, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर सिमिलर हो तो रेगुलर ज्योमेट्री यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं। लेकिन अगर अलग अलग रिपल्सन यानी लोन पेयर हो या एटम्स अलग अलग हो, तो याद रखना रिपल्सन सेम नहीं होता, डिस्टॉर्शन होगा और ज्योमेट्री बदल जाएगी। यही है एक्चुअली में वेस्पर थ्योरी, जो ज्योमेट्रिकल शेप बताता है, जो ज्योमेट्री बताता है और शेप बताता है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो चलो, कैसे हम ढूंढते हैं, ध्यान से समझना। मैं एक टेबल बता देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिख देता हूं, थोड़ा सा मुझे समय दे दो बच्चों, है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और जो ज्योमेट्री होगी यानी जो शेप हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, शेप, चलो वो क्या होगी, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझना। 1 मिनट और दे दो मुझे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब देखो, अगर सपोज करो, आपको पता है मिनिमम तो 2 बॉन्ड बनने ही बनने हैं। चलो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला AB2 हो, A मतलब
कोई एटम मान लिया सेंट्रल एटम, और उसमें बी मतलब दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर क्या है, जीरो, तो याद रखना उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। क्या हो जाएगी, लीनियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं BeCl2 की, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर, याद रखना। अगर मैं बात करूं CO2 की, इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बिल्कुल इस तरीके से ध्यान देना। जैसे यहाँ पे B लगा दिया, ये Cl और ये Cl, याद रखना हमेशा सेंट्रल एटम की अपन बात करते हैं, और इस केस में आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, याद रखना इस तरीके से। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। अगर फॉर्मूला हो AB3, ध्यान से समझना बच्चों, अगर फॉर्मूला हो AB3, B3 मतलब A मतलब सेंट्रल एटम, यानी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। बॉन्ड पेयर किसको बोलती है, ये है ना, ये सब ये तो पढ़ा चुका हूं। चलो, अगर बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 0 हो, तो समझ जाना उसका जो ज्योमेट्री या शेप होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, याद रखना, या ट्रायगोनल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं BF3 की, तो इस तरीके से आपको वो दिखेगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस चीज़ को समझ जाना। जैसे मैं लिख दूं यहाँ B, ये F, ये F, ये अलग अलग बॉन्ड शो कर दिया, ये हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है बच्चों, मिस्टेक नहीं करना। लेकिन अगर फॉर्मूला हो AB2L, मतलब क्या समझना, अगर दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो याद रखना डिस्टॉर्शन आ जाता है, बेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं A, ठीक है, ये आपका लोन पेयर और इस तरीके से आपका B है और इस तरीके से आपका B है, इस तरीके से आपका दिखेगा, तो इस जगह पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री, यानी लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल हमेशा याद रखना डिक्रीज करता है। बहुत अच्छा, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर AB4 है, यानी सेंट्रल एटम के चारों ओर 4 बॉन्ड पेयर है, जैसे CH4 में देखो कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 और 4, तो याद रखना बॉन्ड पेयर 4 तो लोन पेयर 0, तो बोलो क्या शेप होता, अभी बताया था सर, टेट्राहेड्रल। बहुत अच्छा, एग्जाम्पल में तो तुम नॉर्मली लिख सकते हो, CH4 सामने लिखा ही हुआ है। अगर मैं लिखूं AB3L, AB3L मतलब कितना, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये देखो तुम्हारे सामने, गिनो, 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, वाह जी वाह, बहुत, क्या शेप बताया था मैंने, जल्दी बता दो, पिरामिडल। बहुत अच्छा सर जी। फॉर एग्जाम्पल अगर NH3 मैं लिख दूं, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, याद रखना इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसमें बॉन्ड एंगल आपको पता है इससे कम होगा तो कितना होगा, अराउंड 107 डिग्री के आसपास होता है। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना कम। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। अगर फॉर्मूला आपका हो जाए AB2L2, मतलब क्या, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। देखो तो वाटर का केस थोड़ा सा देख लें, ये देखो, ये 1 और 1, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, वाह जी वाह सर। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, V शेप, या इसको बेंट भी बोलते हैं। H2O इसका एग्जाम्पल, इसका एंगल होगा 104.5 डिग्री, थोड़ा और कम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे के काम करो तो आपको इजीली बन जाएगा। चलो, क्या मैं इसको अब रब कर दूं, या इसको फिर से टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपने उसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसी को ही आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। चलो 1 मिनट और मुझे दे दो बच्चों। बहुत अच्छा,
चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लिया मैंने। चलो अगर मैं बोलूं कि भैया कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका है AB5 यानी मेटल एटम, सेंट्रल एटम के चारों ओर 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो यानी 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इस केस में याद रखना होगा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, याद रखना बाय ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पार्डन बाय पिरामिडल, इस चीज को याद रखना। क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं PCl5 की, तो भैया PCl5 में कैसे होता है, ये P है, ये Cl होगा, ठीक है, ये Cl है, ये Cl है, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, इस चीज को याद रखना। क्या कोई दो बॉन्ड अलग अलग हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन, इस तरीके से मैंने शो कर दिया। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ये हो जाएगा PCl5। इसको आप जोड़ के भी बना सकते हो, बुक में आपको इस तरीके से दिया होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये PCl ट्राइगोनल क्या है? बाय पिरामिडल। नॉर्मली कहीं कहीं लिख देते हैं ट्राइगोनल, पिरामिडल भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें जो एंगल होता है, एक होता है 2 एंगल 90 डिग्री का होगा और 3 एंगल 120 का। देखो पहला ये ट्राइंगल दिखता है, 3 क्लोरीन और 2 क्लोरीन ऊपर हैं, तो इसलिए 2 एंगल 90 डिग्री का और 3 एंगल 120 का। चलो अब मैं लिखूं, अगर फॉर्मूला तुम्हें दिख जाए AB4L यानी 4 बोन पेयर और 1 लोन पेयर, तो याद रखना इसका जो में शेप हो जाएगा C100। क्या शेप हो जाएगा? C100। अगर मैं बात करूं SF4 की, तो देखो किस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, कुछ खास नहीं होने वाला। ये F और ये F। अब यहाँ पे एक लोन पेयर डाल दो क्योंकि एक कम है, अभी SF4 डाल दिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो ये एक बॉन्ड को बोल्ड कर देता हूँ। चलो ये कैसा दिखा आपका? C100। चलो अब मैं बात करूँ, अगर फॉर्मूला आपको दिखे AB3L2, वाजिबा सर इस बार 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इस केस में आपको शेप दिखेगा बच्चों, जल्दी बता दो कैसा दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा टी शेप्ड। कैसा दिखेगा? टी जैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ClF3 की, क्या बात करूं? ये तो SF4 है, अगर मैं बात करूं ClF3 की, यहाँ पे बना सकता हूं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे F डाल दूं और ये इधर और इधर और इधर, ये देखो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे ये देखो ClF3, टी जैसा दिख रहा है, इंग्लिश के टी शेप, ये ClF3 हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम? IIT में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि ये लोन पेयर जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों है, तो ये बाद में बताऊंगा जब PPT बताऊंगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब मैं लिखूं, अगर आपको दिखे AB2L3, अब 2 बोन पेयर और 3 लोन पेयर हो, तो इस केस में आपको शेप दिखेगा बच्चा लीनियर। कैसा शेप दिखेगा? लीनियर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं I3 माइनस की, ये I और ये I, इस तरीके से यहाँ लोन पेयर, इस जगह लोन पेयर और इस जगह लोन पेयर, ये थोड़ा बोल्ड कर दूं, ये हो जाएगा आपका, याद रखना I3 माइनस AB2L3 का। तो इस तरीके से अलग अलग आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखेंगे जिसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना बच्चों, ज्योमेट्रिकल शेप याद रखना पड़ेगा। क्या मैं इसको रब कर दूं? बिल्कुल। अब चलो इसी में दूसरा ऐड ऑन कर देते हैं। क्या ऐड ऑन करते हैं? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और समय दे दो, मैं यहीं पर वर्क कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा और जो मेरे दिमाग में है वो आपको करवा सकूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब मैं बोलूं कि सर जी एक चीज देखो, अगर मैं लिखूं AB6 की बात करूं, आपको पता है यानी 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, AB6, इस केस में जो होगा ज्योमेट्री हो जाएगी ओक्टाहेड्रल बच्चों। क्या हो जाएगा? ओक्टाहेड्रल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब ओक्टाहेड्रल में बहुत इजी होता है, SF6 कैसा दिखता है बच्चों? बहुत आसान है, ये सल्फर, ये इस तरीके से, ये ऐसे 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 और इस तरीके से दिख जाता है। अब फ्लोरीन लगा दो, बहुत अच्छा, ये दिख गया SF6। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? लेकिन अगर मैं बोलूं अगर
AB5L की बात करूं, यानी 5 बोन पेयर और 1 लोन पेयर, तो इसका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अगर मैं लिखूं SbCl5 तो इस केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सिंपल सी बात है, इसमें से एक यहाँ से हटा देना और बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं लिखूं AB4L2 4 बोन पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। जैसे XeF4, जैसे AB क्या बोला है ऐसे, देखो कैसे बनेगा, माना ये A ठीक है, और इस तरीके से बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? जहां लोन पेयर यहां शो कर देना, ठीक है। और जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं XeF4 तो इसका एग्जांपल इसका SbCl5, तो इस तरीके से आपके अलग अलग चीजें बनती हैं। अगर AB7 हो जाए तो हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, IF7 इसका एग्जांपल है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। क्या आप सीख चुके हो इस चीज को? दैट इज द वेस्पर थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप डिसाइड करता है। अब बात यह है कि सर क्या बार बार ये फॉर्मूला आता कहां से है, वो आप मुझे थोड़ा सा बता दो। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको कैसे फॉर्मूला आता है वो देखो। अगर मैं बोलूं ClF3 का वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बताओ कि फॉर्मूला बताओ और उसका शेप बताओ, बहुत अच्छी बात है, चलो सीख लो। सेंट्रल एटम कौन है बच्चा? क्लोरीन है, बहुत अच्छी बात है। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल कौन है? क्लोरीन, तो लिखो क्लोरीन एटम कितने हैं, जल्दी बता दो बच्चों। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस मतलब क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। चलो, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम यानी टू क्लोरीन एटम। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगली बॉन्डेड, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लेंगे। क्लोरीन एटम कितने हैं? 3 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन होंगे तो क्या लिखोगे? 3। बहुत अच्छा, तो अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 7 + 3, याद रखना कितने हो गए? 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन। पेयर में 2 होते हैं ना, तो डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ पर भी 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के चारों ओर कितने हैं? 5 हैं। अब इसमें बोन पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं ये समझना। अब आपको पता है कितने फ्लोरीन एटम हैं इसके साथ जुड़े हुए? 3, तो यानी तीनों ने बॉन्ड बनाया, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों? 3। तो बोलो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे? वाह जी वाह, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, उसमें से बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। यानी जो फॉर्मूला आने वाला है वो क्या होगा? ए मान लो, बॉन्ड पेयर कितने? 3, तो क्या लिखोगे? AB3, और लोन पेयर कितने? 2, तो क्या लिखोगे? AB3L2। जब AB3L2 फॉर्मूला हो जाता है तो क्या शेप होता है? अभी बताया था, टी शेप्ड। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? याद रखना, सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? जिसकी वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखना यही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बाकी कोई नहीं बनाता। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलो मैं थोड़ा इस तरफ मूव कर रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से कुछ बना लो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि भैया बता दो NH2- पे बताओ कि भैया क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, कितने नाइट्रोजन के वैलेंस क्या होते हैं? 5, माइनस का मतलब एक ज़्यादा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। बहुत अच्छा। नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड सिंगली टू नाइट्रोजन एटम, कितने नंबर ऑफ एटम सिंगली बॉन्ड हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? 2। बहुत अच्छी बात है। तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे इस केस में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2, यानी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4। बहुत अच्छा। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, तो नंबर ऑफ BP कितने होंगे?
2। चलो तो नंबर ऑफ एलपी कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा AB2L2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, जब AB2L2 होता है तो सबको पता होता है कौन सा शेप होता है बच्चा, वी शेप होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर राइट नहीं भी हूं तब भी काम चला लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी है। चलो बहुत अच्छा, तीसरा भी बना के देख लें बच्चा। अगर कोई लिखे H3O प्लस की बात करूं तो H3O प्लस में याद रखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा इस बार सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम वो होता है जो कम अमाउंट में होता है। हाइड्रोजन को मत मान लेना, हाइड्रोजन आगे है, हाइड्रोजन 3 बार है, वो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 प्लस का मतलब एक कम, यानी कितने हो जाएंगे 5। बहुत अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स सिंगली बॉन्डेड, जो एटम्स हैं वो जो सिंगली बॉन्डेड हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर, वो कितने हैं बच्चा, 3 हाइड्रोजन है यानी 3 है। वाह वाह बहुत अच्छा। तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, सर जी बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? तो चलो जल्दी बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, कितने हाइड्रोजन है 3, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ एलपी कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 4 माइनस 3 1, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB3L। जब AB3L होता है तो शेप कैसा होता है बच्चों, पिरामिडल शेप होता है। आई होप सो वेस्पर थ्योरी को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। समय बर्बाद मैंने नहीं किया थ्योरी पढ़ाने में, थ्योरी को मैंने बोल दिया, अब ई बुक में इस चीज़ को देख लोगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अगर मैं बात करूं बताओ O3 का क्या होगा फॉर्मूला, तो कभी कभी O3 का एक बार शेप बना लो, O सेंट्रल एटम है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे भी देखते हैं, हमेशा यही एक फार्मूला लगे जोड़ी नहीं है, 2 2 4 2 6 2 2 4। चलो ये एक सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, यही तो सेंट्रल एटम है। अब याद रखना डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड काउंट करते हैं, याद रखना क्या काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड को हमेशा एक बॉन्ड काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कितने बॉन्ड पेयर हैं 2, तो AB2 कितने लोन पेयर हैं 1, तो O3 का जो शेप होगा फॉर्मूला होगा AB2L। AB2L के लिए शेप कैसा होता है, बेंट, इसीलिए O3 को इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा AB2L। तो इस तरीके से भी चेकआउट किया जा सकता है बच्चा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, गलती से भी गलती मत करना। बहुत अच्छा, जैसे कोई पूछे भैया CO2 को आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये इस तरीके से क्यों नहीं बनाया सर जी, बात बनाते हो ऐसे कैसे, आप CO2 को इस तरीके से बनाते हो, क्यों भैया ऐसे बनाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा, डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड काउंट करते हैं, यानी कितने सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने बॉन्ड पेयर हैं 2, यानी फॉर्मूला क्या होगा AB2। जरा मुझे थोड़ा सा बता दो, AB2 फॉर्मूला होने से शेप कैसा होता है, लीनियर, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं लिखते। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो कब कहाँ कैसे लिखते हैं यह भी आप इजीली बता सकते हो। आ गया। लेकिन वेस्पर थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के जो डायटोमिक ट्राइएटोमिक जो हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अच्छे तरीके से ज्योमेट्री और शेप नहीं बता पाया था। इन सब चीज़ों को मॉडिफिकेशन करने के लिए आई थी नई थ्योरी, और उस थ्योरी को सबको पता बोलते हैं वी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जो कहते हैं ना न्यू अप्रोच टुवर्ड्स द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या अगर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर ढूंढना आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चलो जब समय बिना बर्बाद किए मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं। बहुत अच्छी बात, यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड, आप बच्चे बहुत टैलेंटेड हो, आई नो दिस। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग पीपीटी में मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। चलो भैया नई थ्योरी आ गई, वी थ्योरी, इसको बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओगे क्या? चलो सर बता देता हूं, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का अप्रोच बताता है। तो चलो दो तरह के ये अप्रोच करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, इन टर्म्स ऑफ
एनर्जी कंसीडरेशन। क्या बोला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। कहता है कि जब दो न्यूक्लियस, आपको पता है बॉन्ड बनने के लिए जब दो न्यूक्लियस यानी दो एटम आपस में सामने आते हैं तभी तो दो एटम आपस में आएंगे इस तरीके से, तब जो है बॉन्ड बनेगा। तो चलो जब दो, याद करो मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इस पे प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, मैंने मान लिया ये फर्स्ट एटम है और ये सेकंड एटम है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो कितने तरह के नए फोर्स आपको दिखते हैं इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। पहला क्या हो जाएगा, रिपल्सन। याद करो मैंने बहुत डिटेल में बताया था, बिल्कुल पहला हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। तो कितने रिपल्सन आपको दिखेंगे, दो रिपल्सन। पहला बिटवीन न्यूक्लियस, बहुत अच्छा। दूसरा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये दोनों फिर से एक दूसरे के, अब फिर से क्या आ ही रहे हैं पास, तो आपको क्या दिखता है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो कितने रिपल्सन दिखे, दो। कितने अट्रैक्शन दिखे, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट का न्यूक्लियस तो सेकेंड का इलेक्ट्रॉन, सेकेंड का न्यूक्लियस तो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन। अब अगर नेट फोर्स, अगर ये कहता है इफ नेट फोर्स जो मैग्नीट्यूड हो, अगर नेट फोर्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यानी रिपल्सन को हम नेग्लेक्ट कर दें और कहें कि पार्टिकल आ जाए, तो याद रखना इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डिक्रीजेज। जब एनर्जी डिक्रीजेज तो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि क्यों पास में आते हैं, याद करो मैंने बताया था कॉज ऑफ बॉन्डिंग डिक्रीज एनर्जी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, होने लगता है। ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन है। क्या बोला मैंने, अगर नेट फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई, पीई डिक्रीजेज, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ गई। तो ये पहला वीवी थ्योरी। वीवी थ्योरी बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो वीवी थ्योरी ने डिसाइन किया था। और वीवी थ्योरी का सबसे बड़ा आउटपुट था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा जो अप्रोच था, याद करो ये भी मैंने बताया था, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच। मैं इस तरफ आ रहा हूं, आई एम मूविंग हियर। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। याद करो कहते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तभी कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सपोज करो एक ये है, ये न्यूक्लियस है, इस पे प्लस का साइन, और एक और दूसरा एटम यहां पे, माना ये हाइड्रोजन ही है। चलो याद करो, माना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और याद करो इससे ओवरलैपिंग से मैंने क्या बोला था, बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड बनता है कौन सा, सिग्मा, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट यहीं से आया था, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड। याद करो मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इसका ओवरलैपिंग कब कब होता है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग होता है। क्या पाई बॉन्ड कब बनता है, जब सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग होती है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, जैसे आगे मैं बढ़ जाऊं, ये एक पी ऑर्बिटल और ये एक पी ऑर्बिटल, ये कौन सा ओवरलैपिंग है सर, पीपी ओवरलैपिंग। और इससे क्या बनेगा जल्दी बता दो, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये एक और ये एक, अब इस तरीके से लिख दूं तो ये भी तो पीपी ओवरलैपिंग है ना, लेकिन इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा जल्दी बता दो बच्चों, इससे बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, तो बोलो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कब होगा, हेड ऑन कॉलिजन से, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो सिग्मा बॉन्ड याद करो मैंने बताया था, सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई। अब याद रखना कभी भी
जो बॉन्ड बनेगा पहले कौन बनेगा, सिग्मा, बाद में कौन बनेगा, पाई। बिना सिग्मा के पाई बन ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन तो पहले सिग्मा बनेगा देन पाई, अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन पहले सिग्मा बनेगा देन पाई। याद रखना इस चीज को। और हमेशा सबसे पहला बॉन्ड कौन ब्रेक होता है, पाई, क्योंकि पाई वीकेस्ट बॉन्ड होता है और सिग्मा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। चलो मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं और आपको बता दूं। अब आपको पता है क्वेश्चन आता है कि भैया ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं क्या हमेशा ऐसे ही करेंगे। देखो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग होती है, समझना, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग जो आपकी होती है वो दो तरह से होती है, या तो सिमेट्रिकल होगा या तो एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या है इस चीज को समझो। सपोज करो ये एक पार्ट पॉजिटिव और ये एक पार्ट नेगेटिव, और इधर से भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब दोनों इस तरफ से गए तो ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा, सिमेट्रिकल। या इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप। देखो अब एक तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, अब इधर ओवरलैपिंग में एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, फिर से ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, जल्दी बता दो, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग। एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल यानी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कैसा होता है, सपोज करो ये इधर प्लस और इधर माइनस, और इधर अब आपका आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस, तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब क्या, अब मैंने ओवरलैपिंग दिखाई नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया कि ये जब ओवरलैप करना चाहे तो अगर इस तरीके से होता है, तो यानी जो ओवरऑल ओवरलैपिंग होती है, और याद रखना जनरली केस में कहा जाता है सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन लाते हैं। तो अब देखो ओवरलैपिंग को किस तरह से माना गया है, इसी को मैं बाइफर्केट कर देता हूं। एक होता है आपका पॉजिटिव ओवरलैप। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ओवरलैप। देखो पॉजिटिव ओवरलैप कैसे होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आया और इस तरीके से ओवरलैप हुआ, ठीक है, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, ये कौन सा ओवरलैप हुआ, पॉजिटिव। अगर मैं इस तरीके से कर दूं और इस तरीके से कर दूं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरह ये जो ओवरलैपिंग हुई ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, पॉजिटिव। जैसे अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ये एस और ये पी, ये भी इधर पॉजिटिव, मैंने मान लिया ये तो न्यूक्लियस है, मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। पॉजिटिव समझ में आ गया, बिल्कुल पॉजिटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया नेगेटिव ओवरलैपिंग, अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे सपोज करो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस, तो जब ये बनते हैं ना, तो जब दो पॉजिटिव मिल जाएंगे तो बीच का जो इस तरह से शेप हो जाएगा। आप कहते हैं कि भैया बहुत इलेक्ट्रॉन, अब पॉजिटिव मिलेंगे तो बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा ना, ये इस तरीके से शेप बन जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा जब कभी भी एक चीज और समझ लो, जब कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इस तरह से, तो याद रखना ये ऐसे बनते हैं, माना सिग्मा ऊपर दिखते हैं, याद रखना ये सिग्मा है और ये इस तरीके से दिखते हैं, याद रखना। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, ये सब आपके आगे बहुत काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ये ऊपर और ये नीचे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों, नहीं। अब आपको पूछा जाए नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसी होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया, एक प्लस और एक माइनस, दैट इज गिव्स यू द नेगेटिव ओवरलैपिंग। और एक तो पॉजिटिव हो गया, ये आपका ओवरलैपिंग बता दिया, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैप। जैसे अगर मैं बात करूं नेगेटिव ओवरलैप की, तो भैया नेगेटिव ओवरलैप कैसा, नेगेटिव ओवरलैप मतलब बच्चा ये आपका एक प्लस है और ये आपका माइनस है, और ये इधर से आपका माइनस है और ये प्लस है, तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव ओवरलैप। अगर मैं इस तरह से फिर से कर दूं, ये ऐसा और ये इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो इस तरीके से अगर जब ओवरलैपिंग होगी, दिस ओवरलैपिंग इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग मतलब क्या, कि भैया कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होना है, इस चीज को याद रखना। जैसे भैया जीरो ओवरलैपिंग, जैसे मानो ये बना लिया, ठीक है, और ये इस तरीके से जाके लग गया, तो क्या ये ओवरलैपिंग सही तरीके से हो पाया, नहीं। तो
तीन तरह के ओवरलैपिंग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक होता है जीरो ओवरलैपिंग। याद रखना मैंने क्या बोला, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग है, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा चांसेस करते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? मैं फिर से लिख दूं, तीन तरह के होते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, देन होते हैं आपका क्या, नेगेटिव ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप मतलब ओवरलैपिंग के चांसेस होते ही नहीं है। द थर्ड वन इज जीरो ओवरलैप। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? सबका बता दिया मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो का तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को इलाबोरेट करके मैंने इस तरीके से आपको, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और चीजें आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी का एक्सटेंडेड मैं बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल कैसे लिंकअप करते हैं, और फाइनली बचेगा एमओटी। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। बाय बाय, थैंक यू सो मच।